जो नालियों में पानी बहता था वो बाहर बह रहा है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? इसमें तो फिर कंस्ट्रक्शन की बात आ गई। जैसे गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन किया होगा वैसे काम होगा। अब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अभी नहीं, जबकि मैंने अभी अपनी 12th की बुक में पढ़ा था, हड़प्पन टाइम की वो है, बहुत पुरानी। वहाँ तक ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था, वहाँ पे बात वगैरह हर चीज़ पानी को लेकर बहुत अच्छी थी। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे नालियाँ हैं, हमारे घर पे भी नालियाँ हैं, तो वहाँ पे पानी के घर लोगों ने क्या करा है कि आधा गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो भी कब्जा रही थी, जिसकी वजह से सरकार वहाँ पे नालियाँ नहीं बना पाती है। अभी यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, सड़क इतनी खराब है, पानी भर रहा है गड्ढे में। गंगा में जो नदी का जो नहर जा रही है उसको नाला हम 2 मिनट में बना देंगे, अपने घर का सारा कूड़ा है ना, पूरी थैलियां सब कुछ उसमें भर देंगे और फिर कहेंगे कि बस अब हम सही हैं। तो यहाँ पे लोगों की ज्यादा गलती है। निकासी जो होगी मैम वो गवर्नमेंट तो एक बार को कर देगी, पर करना तो लोगों को है ना। तो ये सारी चीजें लोगों के ऊपर ज्यादा निर्भर है। अगर लोग डिमांड करेंगे कि शहर प्लान्ड बने तो शहर प्लान्ड बनेंगे। अब आप ये बात सबको पता है कि जैसे जब इलेक्शन होता है तो लोगों के बीच में दारू बटती है, पैसा बटता है, ये है ना, क्योंकि लोगों की डिमांड है। जिस दिन लोग इलिटरेट से लिटरेट हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, जिस दिन वो कहेंगे कि हमें शहर चाहिए साफ सुथरा, हमारी डिमांड ये है, तो उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। की आवश्यकता होगी, वहाँ गंदगी भी निकलेगी। जब व्यक्ति रहेगा तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, हटाने के लिए भी उनके यहाँ पूरा मैनिफेस्टो तैयार होता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है। यही रीजन है। रोड तो बन रही है हमारे यहाँ पे, टॉयलेट के लिए जो बहुत अच्छी मुहिम है कि भाई खेतों में मत जाओ, घर में टॉयलेट हो, लेकिन वो टॉयलेट में जाने के लिए, पानी डालने के लिए पानी भी तो होना चाहिए। खेतों में नहीं जाओगे, टॉयलेट में जाओगे तो वो पानी कहाँ से आएगा, उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी? और फिर जो आपने टॉयलेट बनाया वो उसकी निकासी कहाँ से होगी, वो गंदगी? इन पर हम काम नहीं करते हैं। सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है वो यही है। रोडों पर फेंक रहे हैं, इसकी वजह से आधी से ज़्यादा तो रोड ऐसी बर्बाद हो रही है और आधी से ज़्यादा रोड में पूरी घास जम चुकी है। जैसे कि लोग आधी ज़मीन सरकार की ले रहे हैं, आधी ज़मीन अपनी ले रहे हैं। तो अभी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आई थी जिसमें लोगों की मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की ज़मीन थी तो गवर्नमेंट की ज़मीन अपने अंडर ले ली थी। तो गवर्नमेंट ने लोगों के घर हटाए थे जितने भी लोगों ने गवर्नमेंट की ज़मीन ले रखी थी। तो उसके चलते तब लोगों ने आधी तो गवर्नमेंट की ज़मीन आ गई, पर अभी आधी रह रखी है। जैसे जंगलों में लोगों ने मस्जिद बना रखे हैं, मज़ार बना रखे हैं, तो गवर्नमेंट ने वो भी तोड़े, जो कि गवर्नमेंट के अंदर है, जो जंगलों में आते हैं। तो जंगलों में भी कूड़ा कचरा फैलाया जा रहा है। जी, जी। देखा जा रहा है कि इस तरह से जलवायु का बदलाव हो रहा है, जो पहले हम सुनते ही नहीं थे। हम पहले भी बाढ़ जैसी स्थिति बहुत कम जगह पे हम सुना करते थे, कभी बिहार में इस तरह की बाढ़ आती थी, जो आज हम दिल्ली में बाढ़ देख रहे हैं। तो क्यों ये बदलाव ऐसा हो रहा है? क्या आपका कहना है? मैम इस पे अगर सही से गौर किया जाए तो अगर लोगों को ये बात पता नहीं होगी, पिछला जो साल था वो धरती में शायद 100 या 150 साल में सबसे गर्म साल था। अब आप उसके अगले साल में आ जाइए तो आपको ऐसा मिलता है कि जो बाढ़ आई है ये अब तक की सबसे भयंकर बाढ़ आई है। तो एक साल बाढ़ आ गई, एक साल बहुत सारी गर्मी आ गई, फिर अगले साल फिर से बाढ़ आ गई, फिर से बहुत सारी गर्मी आ गई। ये पैटर्न पहले था नहीं क्लाइमेट का। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, बरसात का मौसम है। बहुत से लोग तो चाय पकौड़ों के साथ बरसात का एंजॉय कर रहे हैं, बारिश में घूमने जा रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में जा रहे हैं। लेकिन आप खबरों में देख रहे होंगे कहीं रोड टूट रही हैं, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। क्यों क्यों हो रहा है ये सब? इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। जी हाँ, हम ही लोग। जिस तरह से हमने कभी सोचा नहीं है ना अपने प्रकृति को लेकर, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने घर के बारे में सोचते हैं, प्रकृति के बारे में तो सोचते ही नहीं है। तो उसी का ये परिणाम हमको मिल रहा है जो आप इस रूप में देख रहे हैं। तो जलवायु का बदलाव हो रहा है। जिस समय पे बारिश नहीं होती है उस समय पे इतनी बारिश हो रही है, जिस समय पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी उस समय पे इतनी गर्मी पड़ रही है। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। गर्मी देखो, 2 दिन बरसात नहीं होती तो आप रह नहीं सकते, इतनी गर्मी हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? ये जलवायु, इतना बदलाव जलवायु में क्यों हो रहा है? तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। मैं देहरादून के एक गाँव छिदरवाला के एक कोचिंग सेंटर में हूँ और इसी कोचिंग सेंटर के यहाँ पे पढ़ाने वाले रामानुज कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे पढ़ाने वाले संदीप नेगी जी हैं। तो वो क्लाइमेट चेंज को लेकर स्टडी कर रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ अखंड भारत शक्ति पीठ की अध्यक्ष साध्वी विचित्र रचना दीदी जी हैं, जो केदारनाथ से यहाँ आई हैं। तो इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करते हैं, बातें करते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड को
इतना ज़्यादा दिक्कतें, मतलब बल्कि उत्तराखंड ही नहीं, जो भी हमारे पर्वतीय जो राज्य हैं जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, तो क्या बदलाव आ रहा है और किस तरह से इस बदलाव को, भले हम बहुत जल्दी इस बदलाव को दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक सोच तो रख सकते हैं इसके लिए। तो इसी पे बात करते हैं। आइए मिलते हैं संदीप जी से और रचना, विचित्र रचना दीदी जी से। संदीप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है उत्तराखंड टाइम्स में। ये बताइए, अभी जैसे आप स्टडी करने जा रहे हैं असम में, मास्टर आप कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो जिस तरह से उत्तराखंड या पूरे विश्व में देखा जा रहा है कि इस तरह से जलवायु का बदलाव हो रहा है, जो पहले हम सुनते ही नहीं थे। हम पहले भी बाढ़ जैसी स्थिति बहुत कम जगह पे हम सुना करते थे, कभी बिहार में इस तरह की बाढ़ आती थी, जो आज हम दिल्ली में बाढ़ देख रहे हैं। तो क्या क्यों ये बदलाव ऐसा हो रहा है? क्या आपका कहना है इस मैम इस पे अगर सही से गौर किया जाए तो अगर लोगों को ये बात पता नहीं होगी, पिछला जो साल था वो धरती में शायद 100 या 150 साल में सबसे गर्म साल था। अब आप उसके अगले साल में आ जाइए तो आपको ऐसा मिलता है कि जो बाढ़ आई है ये अब तक की सबसे भयंकर बाढ़ आई है। तो एक साल बाढ़ आ गई, एक साल बहुत सारी गर्मी आ गई, फिर अगले साल फिर से बाढ़ आ गई, फिर से बहुत सारी गर्मी आ गई। ये पैटर्न पहले था नहीं क्लाइमेट का, है ना? ये पहले पैटर्न नहीं था, पर ये अब होना स्टार्ट हो गया है। और उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत सारा कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से क्लाइमेट में बहुत चेंज आता है ना? और उन चीज़ों का इम्पैक्ट उन देशों पे नहीं पड़ता, उन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक बहुत बड़ा घर है, उस घर में बहुत सारा कूड़ा-करकट पैदा हुआ वगैरह सारी चीज़ें पैदा हुई, तो वो क्या करेंगे, वो कूड़ा-करकट अपने घर पे नहीं रखेंगे, आस-पास के मोहल्लों में फेंक देंगे। सेम तरीके से जो बड़े देश होते हैं, उनका जितना भी ये कार्बन का उत्सर्जन होता है वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या करता है, वो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि भारत अभी भी एक ऐसा देश है जो बहुत अमीर नहीं है, इस चीज़ में अभी भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब जैसे आप उत्तराखंड का एग्जांपल ले लीजिए, उत्तराखंड में इस टाइम बहुत बाढ़ आ रही है, बहुत सारा पानी आ रहा है, पर इसका सिर्फ हम ज़िम्मेदार नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार पूरा भारत है, पूरा विश्व है। विश्व? लेकिन उसका प्रभाव हम सब पे पड़ हम रहा सब पे है पड़ और रहा है। खासकर जो गरीब लोग होते हैं उन पे ज़्यादा पड़ रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं रोड हमारी, हम बना रहे हैं, ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, फिर भी हम परेशान हैं, वही रोडें टूट रही है। तो उसको लेकर क्या कहना है सरकार को? मैम सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि जब वो ऑल वेदर रोड है तो कम से कम वो बनने के कम से कम 10-15 साल तो चले ही चले। अभी ऑल वेदर रोड बनते हुए समय नहीं हुआ है और आप देख सकते हैं उस पे इतना लैंडस्लाइड है। दिक्कत ये नहीं है, आप लोगों को बुला रहे हो कि भाई हमने ऑल वेदर रोड बनाई है, आप बिल्कुल सेफ हो। आप अभी पिछले 2 महीने में देख लीजिए कितनी मौतें हुई हैं। जो इंसान अपने घर से ये सोच के निकला है कि चलिए मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, दर्शन करने जा रहा हूँ, वो सीधा ही भगवान के पास पहुँच गया उस रोड के कारण। तो फिर इस तरीके का है। बाहर के देशों में क्या होता है, जब भी कोई काम होता है उसके ऊपर पूरा इंजीनियरिंग फोकस होता है, पूरी सारी चीजें होती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप रोड मत बनाओ, पर आप रोड इस तरीके से बनाओ ना कि वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आपने पहाड़ काट दिए, वहाँ के लोगों का घर टूट रहा है, जोशीमठ का आप देख ही रहे हो। जोशीमठ की रिपोर्ट आज से 20-30 साल पहले आ चुकी थी। तो मतलब कोई गवर्नमेंट में ऐसा आदमी नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई ऐसा हम ऑफिसर नहीं है जो इस चीज पर ध्यान दे कि 30 साल पहले उन्होंने कह रखा था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड आएगा, और जब आ गया है तो वहाँ के लोग अब घूम रहे हैं। वहाँ के लोगों की भी खैर गलती है, जब आपको पता है कि आप ऐसी जगह पे रह रहे हो तो आपको पहले जागरूक होना चाहिए और सरकार के पास जाना चाहिए। आजकल लोगों को फर्क नहीं पड़ता मैम, सब अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे हुए हैं। जब बिल्कुल आपदा घर पे आ जाती है तब हम रोते हैं कि हाय सरकार अब हमें कुछ दो। जब आपको पता है कि आप हिमालय जैसे रीजन में रह रहे हो, आपको पता होना चाहिए। हमारे पूर्वजों को ये बात पता थी, उन्होंने घर भी इस तरीके के बनाए कि जो ना डहें, है ना, और उस जगह पे बच्चे रहें। अभी भी आप उत्तराखंड के अगर गांव गांव में जाके देखो, कोई ऐसा बेवकूफ नहीं है जो नदी के किनारे घर बनाए। पर आप होटल देखिए, ऋषिकेश देखिए, हरिद्वार देखिए, ऊपर तक का देखिए, सबने नदी में बिल्कुल अंदर तक घर बना रखे हैं, दुकानें बना रखी हैं। पर धर्मशालाएं बन रही हैं, धर्म मंदिर मंदिर के नाम पे बहुत बड़े बड़े आश्रम या धर्मशालाएं बन रही अब हैं। भू माफिया का तो जो चल रहा है वो तो आपको पता ही है कि किस तरीके से लोग जमीनें बहुत सस्ते में बाहर से आके ले रहे हैं और यहाँ के लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, है ना? संदीप जी, इस टॉपिक में आपसे फिर बात करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं अखंड भारत शक्तिपीठ की अध्यक्ष विचित्रा रचना दीदी जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं इस विषय पे। आप केदारनाथ में आपने बहुत काम किया, आपने वो मंजर देखा है केदारनाथ का, तो इस बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं कह सकता। तो आप बताइए कि क्या मंजर था उस समय जब आप केदारनाथ में थी और आपने इतने लोगों की सेवा की, तो वो मंजर आप बताइए। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रेखा जी, आप जन जागरूकता का अभियान चला रहे हो, लोगों के बीच में जा जाके उनकी सोच को ले रहे हो, उनके विचारों को ले रहे हो, बहुत अच्छी मुहिम है। और जहाँ तक विषय है उत्तराखंड के जलवायु परिवर्तन का, तो कहीं न कहीं जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है,
ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता कि नवनिर्माण हो, उन्नति हो, प्रगति हो। हर व्यक्ति चाहता है कि नवनिर्माण प्रगति हो और हम उसके बिल्कुल समर्थक हैं। हम सरकार के भी और अपने देशवासियों के भी समर्थक हैं कि ये काम होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जो विदेशी आप लोगों को देखते हो उनके यहाँ पे भी एक तरह से कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है, रोड बनती है, सब कुछ होता है। लेकिन उनके यहाँ पे एक पहले से एक रूपरेखा तय की जाती है। एक उनके यहाँ पे एक वर्क होता है पहले कि भई ये बन गया डायग्राम, अब इस पे काम होगा। हमारे उनके यहाँ पे एक नाली को पानी को निकालने के लिए नालियाँ बनती, बड़े-बड़े गटर बनाए जाते हैं। एक कैसी व्यक्तियों को क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, वहाँ गंदगी भी निकलेगी जब व्यक्ति रहेगा तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, हटाने के लिए भी उनके यहाँ पूरा मैनिफेस्टो तैयार होता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है। यही रीज़न है। रोड तो बन रही हैं, हमारे यहाँ पे टॉयलेट के लिए जो बहुत अच्छी मुहिम है कि भई खेतों में मत जाओ, घर में टॉयलेट हो, लेकिन वो टॉयलेट में जाने के लिए पान डालने के लिए पानी भी तो होना चाहिए। खेतों में नहीं जाओगे, टॉयलेट में जाओगे तो वो पानी कहाँ से आएगा, उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी? और फिर जो आपने टॉयलेट बनाया वो उसकी निकासी कहाँ से होगी वो गंद की? इन पर हम काम नहीं करते हैं। सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है वो यही है। दीदी जी हम आगे जाते हैं, इसी बारे में हम बात करते हैं हाँ। संदीप जी से। संदीप जी, अभी आपने सुना था जो अभी लेटेस्ट जो हादसा हुआ है चमोली में, जो सीवर लाइन वहाँ पे करंट आने से जिस तरह से नमामि गंगे को लेकर प्रोजेक्ट बनाए गए थे सीवर ट्रीटमेंट के, क्या वो सही योजना थी कि सीवर लाइंस को सप्लाई करके और फिर वो जो गंदा पानी है वो नदियों से कितनी हद तक आपने स्टडी की होगी, कितनी हद तक वो प्रोजेक्ट काम आया है? मैम मेन चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली वो ये है कि देखिए गवर्नमेंट तो प्लान निकाल देती है पर उसका एग्जीक्यूशन देखने वाला कोई नहीं होता। अब नमामि गंगे ऐसा नहीं कि आज आया है, ये प्रोग्राम सालों पहले आ चुका था, तभी भी गंगा की हालत वैसी है अभी भी। ऊपर से मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती, आप सीवर ट्रीटमेंट ऐसी जगह पे कर रहे हो जहाँ पे कूड़ा सबसे कम है। आप एक बार गंगा में जाके देखिए, यमुना में जाके देखिए, जहाँ पे ज़्यादा कूड़ा निकलता है, वहाँ के सीवर प्लांट क्या काम कर रहे हैं? आप खुद सोचिए, दिल्ली में आज पानी नहीं पहुँच रहा है ना? क्योंकि वहाँ के सीवर जो प्लांट है वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखिए वहाँ पे जो हादसा हुआ वो तो एक अलग चीज़ है, पर जो सीवर प्लांट हैं गवर्नमेंट ने अगर खोल दिए हैं उन पे काम करने वाला कोई नहीं है, वरना अगर उन पे काम हो रहा होता तो अब तक गंगा पे होती नहीं। बेवकूफ यहाँ पे मैम जनता है और कोई नहीं। देखिए सरकार तो आती और जाती रहेगी, आपको खुद ये चीज सोचनी है कि अगर आपके घर के पास कोई प्लांट है क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपकी ग्राम पंचायत ने भी कोई काम लिया क्या वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। अपने फालतू के काम छोड़ के हमें पहले इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अ, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ, हम जलवायु परिवर्तन पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो घरों की जो जो स्ट्रक्चर है उस पे बात आ गई है, क्योंकि वहीं से ही कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, तभी जाके कुछ चेंज होगा। जिस तरह से हम देखते हैं, आपका नाम? खुशबू रावत। हाँ, खुशबू रावत, हम देखते हैं हम गाँव तो बसा रहे हैं, हम शहर तो बसा रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर नालियों की व्यवस्था नहीं है। बरसात आ चुकी है, ठीक है, बरसात में आप देख रहे हैं कि नालियाँ सारी ओवरफ्लो कर रही हैं और पूरा जो नालियों में पानी बहता था वो बाहर बह रहा है। तो उसको लेके आपका क्या कहना है? इसमें तो फिर कंस्ट्रक्शन की बात आ गई। जैसे गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन किया होगा वैसे काम होगा। अब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अभी नहीं, जबकि मैंने अभी अपनी 12th की बुक में पढ़ा था, हड़प्पन टाइम की, वो है बहुत पुरानी। वहाँ तक ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था, वहाँ पे बात वगैरह हर चीज़ पानी को लेकर बहुत अच्छी थी। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे नालियाँ हैं, हमारे घर पे भी नालियाँ हैं, तो वहाँ पे पानी के घर लोगों ने क्या करा है कि आधा गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो भी कब्जा रही, की जिसकी वजह से सरकार वहाँ पे नालियाँ नहीं बना पाती है। अभी यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, सड़क इतनी खराब है, पानी भर रहा है, गड्ढे में पानी भर रहा है, लेकिन अब गलती हमारी भी है, क्योंकि पब्लिक क्या करती है, अपनी जैसे शॉप्स वगैरह बना रही है, तो वो क्या करती है, थोड़ा-थोड़ा कर कर क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हड़प रही है कि हम यहाँ से रास्ता बना लेते हैं, हमारी बाइकें वगैरह खड़ी हो जाएगी। तो हमें ये सब भी देखना पड़ेगा। सरकार तभी ऐसा करेगी जब हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़ गए हैं, नाम क्या है आपका? पंकज रावत। हाँ, पंकज रावत जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, पहाड़ खाली हो रहे हैं और जो मैदानी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, वो भरते जा रहे हैं। क्या उनमें इतनी क्षमता है जिस तरह से नालियाँ, तो आप देखो टॉयलेट में कोई आदमी, एक आदमी जाता है, कम से कम 10 लीटर पानी चाहिए, ठीक है? तो उस ज़मीन की उतनी क्षमता है, जिस तरह से जोशीमठ का आपको याद होगा, वहाँ पे इस तरह से हर जगह लैंडस्लाइडिंग और बड़ी-बड़ी दरारें पड़ना, तो कहीं न कहीं वहाँ की जो क्षमता थी, उससे ज़्यादा लोग वहाँ रह रहे थे। तो क्या कहना है आपका?
मैम इसमें तो यही कहना है कि जैसे जिस हिसाब से लोग रह रहे हैं उस हिसाब से उन्हें काम नहीं हो पा रहा है वहाँ। लोग वहाँ मतलब अपने हिसाब से ज़्यादा रह रहे हैं और ऊपर से वहाँ ना कि वहाँ की साफ़ सफाई लेके कुछ नहीं किया जा रहा है, बस लोग रह रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं और कुछ नहीं। अब आप यहीं का ले लीजिए, यहाँ का एरिया बहुत गंदा हो चुका है क्योंकि यहाँ लोग ना नालियाँ साफ़ कर रहे हैं, लोग सरकार की ज़मीन के अंडर अपने सारा काम जितना भी कूड़ा कचरा है रोडों पे फेंक रहे हैं। इसकी वजह से आधी से ज़्यादा तो रोड ऐसी बर्बाद हो रही है और आधी से ज़्यादा रोड में पूरी घास जम चुकी है। जैसे कि लोग आधी ज़मीन सरकार की ले रहे हैं, आधी ज़मीन अपनी ले रहे हैं। तो अभी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आई थी जिसमें लोगों की मतलब जितनी भी गवर्नमेंट ज़मीन थी, तो गवर्नमेंट की ज़मीन अपने अंडर ले ली थी। तो गवर्नमेंट ने लोगों के घर हटाए थे, जितने भी लोगों ने गवर्नमेंट की ज़मीन ले रखी थी। तो उसके चलते तब लोगों ने आधी तो गवर्नमेंट की ज़मीन आ गई, पर अभी आधी रह रखी है। जैसे जंगलों में लोगों ने मस्जिद बना रखे हैं, मज़ार बना रखे हैं, तो गवर्नमेंट ने वो भी तोड़े, जो कि गवर्नमेंट के अंदर है, जो जंगलों में आते हैं, तो जंगलों में भी कूड़ा कचरा फैलाया जा रहा है। जी जी। हमारे साथ विचित्रा दीदी जी हैं, उनके पास वापस चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वन संपदा जो हमारी है, क्योंकि आज हम देखते हैं उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों क्षेत्रों में जहाँ खेत हुआ करते थे, आज वहाँ सीमेंट के खेत हैं। मतलब कोई दुकानें बना रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कोई वहाँ पे बाजार बन जा रहे हैं, घर बन जा रहे हैं। तो उतनी खेती हमारी कम हो रही है, उतनी हमारे जो पेड़ लगे थे वो कट रहे हैं। तो उनका भी असर क्लाइमेट चेंज के ऊपर पड़ रहा है, तो उस बारे में हम बात करते हैं। जी, आप बहुत अच्छे विषय को लेकर चल रही हैं। जैसा हमारे जो शिक्षक जी हैं संदीप जी, वो बहुत अच्छा इस पे काम भी कर रहे हैं और बच्चों को जागरूक भी कर रहे हैं और होना भी चाहिए। आज की जनरेशन जैसे हमारे ये बच्चे, अभी उन्होंने बहुत अच्छा बोला, मुझे अच्छा लगा इनका सुन कर के। देखो, हर एक जगह की और हर एक कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। उसी प्रकार जिस आप क्लाइमेट में रह रहे हो वहाँ के अकॉर्डिंग आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं जो हम लोग नहीं करते। पहाड़ों पे पहले जैसे अभी बताया कि लकड़ी के मकान हुआ करते थे, लकड़ी का वजन कम होता है और आज सीमेंट के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो विचार करो, सीमेंट का, ईंट का कितना वजन बढ़ जाता है, 1000 गुना वजन बढ़ जाता है। वो पहाड़ उन वजनों को झेल नहीं पा रहे। ऊपर से जो रोड बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही कई है। मंजिलें हम बना रहे हैं। हाँ, कई मंजिलें एक के ऊपर एक, मतलब ऐसे जैसे प्लेन में लोग बनाते हैं उस तरह से पहाड़ों पे बना पहले रहे हैं। पहाड़ों के घर बहुत छोटे हुआ जी करते जी थे। जी, एक लाइट वेट होता था तो पहाड़ खिसकते नहीं थे। ऊपर से गाड़ियां चल रही हैं। रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। गाड़ियां पहले भी चलती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन रोड का जो चौड़ीकरण हो रहा है, जिससे पहाड़ की कटिंग हो रही है, जो पेड़ों की मजबूती थी पहाड़ों के प्रति, जो पहाड़ उससे पेड़ों से बंद करके रहते थे, मिट्टी को वो जाने नहीं देते थे, बरसात में भी नहीं मतलब वो खिसकते थे पहाड़। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कटिंग हो रही है, कटिंग से क्या होता है, वो पहाड़ कच्चा पड़ गया, बारिश हुई, सारा का सारा नीचे बहते हुए आ गया। आप देखो शेरू पगड़ में जो रुद्रप्रयाग के पास है, इतना बड़ा पहाड़ वो नीचे आता ही जा रहा है। गवर्नमेंट का उसमें इतना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ है, कब तक कट हो गया। उसी प्रकार सब जगह यही स्थिति है। दूसरा है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल भी करना पड़ेगा। यहाँ बहुसंख्यक आबादी हिंदू की है, मुस्लिम की है, ये मेरा विषय नहीं है, किसकी कम है किसकी ज्यादा है। विषय ये है कि जनसंख्या का भी थोड़ा नियंत्रण हो और लोगों में अवेयरनेस है। जैसे ये बच्चे अभी बता रहे थे ना, बहुत अच्छी बात बोली। अगर ऐसे बच्चे जागरूक होंगे तो संख्या थोड़ा कम होगी, क्योंकि यहाँ पे भी बस रहे, वहां पे भी उत्तराखंड में इतनी आबादी नहीं थी जितनी अब हो गई है। और उसका कारण हो सकता है कि रोजगार ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि यात्रा चलती है, तो उस विषय से लोग बाहर से भी आके यहाँ बस रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी दिक्कत हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे काम हमें मिलकर करना पड़ेगा। और जो मुख्य रूप से है वेदर को लेकर के, तो मैं हमें उस पे काम करना पड़ेगा। जब लोग ही नहीं रहेंगे, मान लो रोड ही नहीं है, तो आप जाओगे कैसे, आओगे कैसे, और घर में ही आप सुरक्षित नहीं हो तो रहोगे कहाँ। तो मेन जो मुख्य मुद्दे हैं, सरकार से मैं यही कहूंगी कि सरकार एक अपना स्ट्रक्चर बेस तैयार करके जो भी कंस्ट्रक्शन करवा रही है यहाँ, उस पर थोड़ी गंभीर होकर काम करे, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसे थोड़ी गंभीरता के साथ करे ताकि दूरगामी परिणाम हमारे अच्छे हों। विदेश में भी तो पहाड़ है, वहां पे कंस्ट्रक्शन, वहां आता है कि बाढ़ आ गई, वहां इतने लोग मर गए, ये हो गया। ये भारत में ही क्यों होता है? यहाँ का जो एक तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हो, उसमें आपके कहीं ना कहीं कमी होती है। आप एक्सपर्ट से वहां सलाह नहीं लेते हैं, वो आपको करना चाहिए। सलाह लेने में कोई हम छोटे नहीं हो जाते हैं। अगर हमें कहीं से अच्छी सलाह मिल रही है, अच्छा वो मिल रहा है, तो हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि आप जो अनुभवी लोग हैं उनसे सलाह लेकर उस विषय पर काम करें, चाहे भले वो गवर्नमेंट में भी ना हो तब भी।
और हम अपने सारे भारतीयों से भी निवेदन करेंगे कि आप भी इस काम में अपना बढ़ चढ़ के सहयोग दें, अपने देश को उन्नत और वैभवशाली बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। संदीप जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से क्लाइमेट चेंज जो हम देख रहे हैं, ये भी एक कारण है। मैम खैर जो पॉपुलेशन वाली बात है, अब एक्चुअली भारत की पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, है ना? हमने जितना पॉपुलेशन हमारा ग्रो कर चुका है, वो हमारे पास पिछले 50 सालों की वजह से। इस टाइम सबसे ज़्यादा यूथ जो भारत में है, लेकिन आगे पॉपुलेशन अब कम होंगे। पर दिक्कत यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन की ही नहीं, दिक्कत ये है कि पॉपुलेशन कहाँ बसती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली खुद में कोई बुराई नहीं है, पर दिल्ली में जब 1.5 करोड़ लोग बैठा हुआ है, इतने पास में बैठे हैं। अभी जब कोविड आया था, सबसे ज़्यादा दिल्ली में फैलने के चांसेस क्यों आए थे? क्योंकि जब इंसान ज़्यादा पास-पास रहता है, तो बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो डिवाइड है ना पॉपुलेशन का, कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रहती है, अब एकदम से ऐसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आप अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पिछले कुछ सालों में 40 लाख लोग बाहर से आए हैं, जबकि यहाँ के 40 लाख लोग बाहर चले गए। तो मैं वो आप खुद सोचो ना, जिस जगह पे पहले सिर्फ 10 लोग रहते थे, वहाँ पे पानी का जो बहाव था 10 लोग के हिसाब से था, आज वहाँ पे 10,000 लोग रह रहे हैं, तो पानी कहाँ से आएगा, है ना? वहाँ की जो आसपास की जमीन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खैर पॉपुलेशन कंट्रोल वाली जो बात है, वो मेरे हिसाब से बाकी तो अब इंडिया में ओवरऑल ठीक है। तो एज सच जिस तरह से जिस तरह से रोड बनाई जा रही है, बाजार बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, शहर बन रहे हैं, तो उनको लेकर एक सरकार को एक रोड मैप तैयार करना चाहिए कि इन्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह का वहाँ पे बुनियादी चीजें होनी चाहिए। मैम ये तो सबसे बुरी बात है। आप खुद सोचिए, हमारे यहाँ प्लानिंग, अब जैसे आप चंडीगढ़ जैसा शहर देख लीजिए, कितना सुंदर है, क्योंकि पूरा प्लान्ड है ना। उन लोगों ने सब प्लान कर रखा है, कहाँ पे पार्क होगा, कहाँ पे लोग रहेंगे। इवन अभी चंडीगढ़ में ये बात चल रही थी कि कोई एक के ऊपर कुछ वो चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया था कि आप ऐसे करके शहर खराब नहीं कर सकते। तो बाकी जगह ऐसा क्यों नहीं हो सकता, है ना? तो आप खुद सोचो, अगर आप कहीं शहर बसा रहे हो, बिल्कुल बसाओ, लोग बढ़ रहे हैं तो शहर तो बसेगा ना, पर पहले ही प्लान होना चाहिए कि कहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये नहीं कि जिस पे 10 करोड़ रुपया है उसने बिल्कुल ऐसी जमीन ले ली, और फिर जो बेचारे 50-50 100 लोग गरीब हैं, वो बिल्कुल जो छोटी-छोटी उसमें कुटिया में रह रहे हैं। तो इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। पूरा प्लानिंग होनी चाहिए, पानी कहाँ से आएगा, हवा कैसी रहेगी, है ना? स्कूल कैसे होंगे, पूरा अगर पूरा प्लान हो गया, उसके बाद तो शहर बहुत सुंदर होंगे। वरना जो गरीब है वो तो छोटी जगह में रहेगा, और अमीर जो है बड़ी-बड़ी जगहों पे रहेंगे। जैसे खुशी रावत ने यहाँ पे हड़प्पा जो सभ्यता थी, हाँ। सिंधु सभ्यता थी, उसकी भी बात की है। तो उसको लेकर उस वहाँ उसको भी ध्यान में रख के यहाँ पे जो शहर इस तरह से भी बसने चाहिए जिसमें पूरी तरह से निकासी हो। सबसे पहले मीन्स क्या है? पानी की निकासी का, जिससे आज हम लोग जूझ रहे हैं। मैम अभी जैसे हम चिद्दरआला रहते हैं, आप खुद देखिए चिद्दरआला में नहरें आती हैं, आप ऊपर भानीवाला जाएंगे, उससे भी ऊपर जाएंगे। अब लोग, मैम यहाँ पे गलती सरकार की बात में लोगों की खुद है। जब आपके घर के बाहर एक सुंदर सी नहर जा रही है ना, आपको पता है ये सुंदर सी नहर है, ये हम क्या कहते हैं, गंगा हमारी माँ है, हमें पता है ये नहर कहाँ जाएगी, गंगा में, पर हम उसको नाला बनाने में 2 सेकंड नहीं लगाते। इसको दोगलापनी तो आप कहेंगे। जैसे हमने कह दिया गाय हमारी माँ है, पर हम सारा थैली का खाना गाय के लिए रखेंगे, अपने लिए नहीं रखेंगे। अपना तो हम बढ़िया खा लेंगे, जो 2 दिन का बचा होगा वो गाय के लिए डालेंगे। सेम तरीके से हम जाके हरिद्वार नहाएंगे कि भैया गंगा हमारी माँ है, पर हम क्या करेंगे, उसी गंगा में जो नदी का जो नहर जा रही है, उसको नाला हम 2 मिनट में बना देंगे। अपने घर का सारा कूड़ा, है ना, पूरी थैलियाँ सब कुछ उसमें भर देंगे, और फिर कहेंगे कि बस अब हम सही हैं। तो यहाँ पे लोगों की ज्यादा गलती है। निकासी जो होगी मैम, वो गवर्नमेंट तो एक बार को कर देगी, पर करना तो लोगों को है ना। तो ये सारी चीजें लोगों के ऊपर ज्यादा निर्भर है। अगर लोग डिमांड करेंगे कि शहर प्लान्ड बने, तो शहर प्लान्ड बनेंगे। अब आप ये बात सबको पता है कि जैसे जब इलेक्शन होता है, तो लोगों के बीच में दारू बंटती है, पैसा बंटता है, ये है ना, क्योंकि लोगों की डिमांड है। जिस दिन लोग इलिटरेट से लिटरेट हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, जिस दिन वो कहेंगे कि हमें शहर चाहिए साफ सुथरा, हमारी डिमांड ये है, तो उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। संदीप जी, विचित्रा दीदी जी, बहुत अच्छा आपने बोला है, बहुत अच्छी यहाँ पे बात रखी है। एक अंतिम एक मैसेज जो आप जनता को, जो जनता है, जो सुन दर्शक है, उनको देना चाहिए। मैं सभी अपने भारतवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस प्रकार आप अपने घर की उन्नति के लिए, अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान करते हो, अपनी मेहनत का एक-एक पैसा खून पसीने की कमाई का लगाते हो, उसी प्रकार इस राष्ट्र को, इस भारत भूमि को अपना घर समझें और यहाँ के हर निवासी को अपना परिवार का हिस्सा समझें। और इसके लिए भी जिस प्रकार वहाँ पूरा जीवन बलिदान करते हो, तो यहाँ अपने जीवन का एक दिन का 24 घंटे में से 1 घंटा अपने राष्ट्र के लिए भी समर्पित करो कि हम देश के लिए जो भी संस्थान, जो भी लोग अच्छा काम करें, उनसे जुड़कर उन्हें 1 घंटा अवश्य दो।
अपने 24 में से 23 घंटे अपने लिए रखो, पर 1 घंटा उस राष्ट्र निर्माण में भी दो, अपने विचारों से, अपने तन मन धन के कुछ भी संयोग से, ताकि ये राष्ट्र जो हमारे पूर्वज हमारे हाथों में स्वतंत्र करके दे करके गए हैं, इसकी जो वैभव है, इसका जो कहते हैं ना, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम तेरे ही साथ रहेंगे। तो ये कोई नारा अकेला नहीं है, इसे हमें अपने उसको अमल में भी लाना है। बस यही कहूँगी कि आप सब लोग इस राष्ट्र का साथ दें, आप उन संस्थाओं का साथ दें जो इस देश के लिए कार्य कर रही हैं। यही संदेश है मेरा कि अपने देश को साफ-सुथरा, सुंदर और उन्नतिशील बनाएँ। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन ध्यान रखिए ये छोटी-सी एक पहल थी उत्तराखंड टाइम्स की तरफ से आपके लिए कि ये मैसेज आप तक जाना चाहिए। ठीक है? जिस तरह से हम लोग आज परेशान हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, बरसात के समय को लेकर जो मौसम बदलाव हो रहा है उसको लेकर। लेकिन आज हम एजुकेशन में पहले तक हमारी लड़ाई थी एजुकेशन की, पहले तक हमारी लड़ाई थी अपने अधिकारों तक की। आज हम वहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन आज हम एक नागरिक की ड्यूटी बनती है अपनी प्रकृति को लेकर, तो उस पे भी हमें विचार करना चाहिए, काम करना चाहिए। आपने पूरी तरह से विकास कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, लेकिन अपनी प्रकृति के बारे में सोचिए, अपने नदियों के बारे में सोचिए, अपने नालों के बारे में सोचिए। जो आप देख रहे हैं, ये आपदा हमने सोचा नहीं था, हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा था, अपनी प्रकृति के बारे में नहीं सोचा था। आज वो उसका परिणाम हम देख रहे हैं, तो आपको सोचना होगा। इसी तरह से आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। ऋषिकेश छिदरवाला से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।